हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मैं वीरेंद्र भीमवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में, जिसमें हम आपका केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है कार्बन व उसके यौगिक, जिसमें हम पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने कार्बन व उसकी विशेषताओं के बारे में वर्णन किया था, बताया था। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा हाइड्रोकार्बन। क्या होगा? हाइड्रोकार्बन। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन व उसका वर्गीकरण। ठीक है, तो उससे पहले जो पहली मैंने वीडियो पढ़ाई थी, पार्ट फर्स्ट पढ़ाया था कार्बन और उसकी विशेषताओं के बारे में, मेरे ख्याल से उम्मीद है तुमको समझ में आया होगा। तो अच्छे से पढ़ना है बेटा, और ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, पार्ट फर्स्ट में भी कहा था कि तुम्हारे लिए ये जो टॉपिक हैं जो इसमें पढ़ेंगे हम, वो सब नए हैं तुम्हारे लिए। ठीक है ना? तो जल्दी से समझ में नहीं आएगा इजीली, इसलिए तुमको थोड़ी मेहनत करनी है और घर पे तैयारी करनी है, ढंग से पढ़ना है। ठीक है, तो तभी समझ में आएगा। अब जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम पार्ट में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे चैप्टर जो है तुम्हारे लिए लेंथी होता जाएगा, मतलब कठिन होता जाएगा। अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुमको बहुत सारे दिमाग में डाउट आ जाएंगे। ठीक है, तो तुमको समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। इसलिए तुमको पहले क्या करना है, इनको धीरे धीरे जैसे भी तुमको पढ़ाते चले याद करते चलना है। वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा अच्छे से सरल तरीके से तुमको पढ़ाया जाए। ठीक है ना? तो अब स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 2, हाइड्रोकार्बन व उसका वर्गीकरण। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो हाइड्रोकार्बन को दो भागों में तोड़े तो हाइड्रोजन प्लस कार्बन, इन दोनों को मिलाकर क्या बना है? हाइड्रोकार्बन। मतलब परिभाषा क्या होगी कि वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उनको बोला जाता है हाइड्रोकार्बन यौगिक। समझ में आई? एग्जाम्पल क्या है? जैसे हमने लिखा ये CH4। CH4 का मतलब होता है मेथेन, इसको बोलते हैं मेथेन। अब देखो, इसमें कार्बन है और दूसरा क्या है? हाइड्रोजन है। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन दोनों से मिलकर बना है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? CH4 को हाइड्रोकार्बन यौगिक। क्लियर बात? अच्छा, उसके बाद जैसे हमने लिखा ये C2H5 हुआ, C3H6 हुआ, ये सब क्या है? हाइड्रोकार्बन है। जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो उसको हम हाइड्रोकार्बन यौगिक कहेंगे। अब जैसे मैंने ये लिखा NH4 अमोनिया, इसको क्या बोलते हैं? अमोनिया। तो ये बेटा हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन की जगह पर क्या है? नाइट्रोजन है, इसलिए इसको नहीं बोल सकते हम हाइड्रोकार्बन। तो मेरे हिसाब समझ में आ गई होगा कि वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होते हैं उन यौगिकों को हाइड्रोकार्बन यौगिक कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके वर्गीकरण की। वर्गीकरण क्या है इसका, कैसे इसको बांटा गया है? तो हाइड्रोकार्बन जो यौगिक होते हैं, मैं यहां से स्टार्टिंग से बनाता हूं, एक सारणी सी बनेगी। पार्ट 2 तो है ही अपना, ये यहां लिख देता हूं पार्ट 2। वर्गीकरण पढ़ते हैं इसका। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। तो देखो, दो भागों में डिवाइड किया गया है इसको। ठीक है बेटा, एक तो होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब इनको मैं समझा देता हूं क्या होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? वे हाइड्रोकार्बन जो, सॉरी संतृप्त नहीं होगा, असंतृप्त असंतृप्त बाद में आएगा। सबसे पहले होते हैं चक्रीय और अचक्रीय। हाँ, ये सही है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन सबसे पहले डिवाइड होते हैं दो में, चक्रीय और अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। ये मैं तुमको बता चुका हूं। चक्रीय हाइड्रोकार्बन के, सॉरी चक्रीय यौगिक क्या होता है? हाइड्रोकार्बन छोड़ो, चक्रीय यौगिक क्या होता है मैं तुमको बता चुका हूं। चक्रीय यौगिक होते हैं बेटा
जिनमें प्रथम कार्बन अंतिम कार्बन से जुड़ा हो, मतलब रिंग की शेप बना रहा हो, उसको बोलेंगे हम चक्रीय हाइड्रोकार्बन। और अचक्रीय हाइड्रोकार्बन क्या होगा कि वे यौगिक जिनमें पहला कार्बन अंतिम कार्बन से कोई लेना देना नहीं है, मतलब सीधी श्रृंखला जारी हो, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम, अचक्रीय यौगिक बोल सकते हैं। ठीक है, तो शाखित और अशाखित जो आते हैं वो अचक्रीय में आएंगे और चक्रीय यौगिक आते ही हैं। अब चक्रीय यौगिक जो है उनको दो भागों में बांटा गया है बेटा। एक तो होते हैं एरोमेटिक और एक होते हैं एलिफेटिक। ठीक है, ऐसे ही अचक्रीय को भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो होते हैं संतृप्त और एक होते हैं असंतृप्त। दोनों एक जैसे ही हैं, मतलब पढ़ेंगे ना तो दोनों एक जैसे ही हैं। अब देखो अचक्रीय में तो क्या होगा, मतलब सीधी श्रृंखला चलेगी कोई, और देखो यहां पे बना रहा हूं मैं, चक्रीय तो ऐसा होगा कुछ और अचक्रीय कुछ इस तरह का होगा, मतलब इसमें तो सारे आपस में कनेक्ट होंगे एक दूसरे से ऐसे। ठीक है, मतलब गोल शेप या फिर रिंग शेप बनेगी चक्रीय में, अचक्रीय में सीधा स्ट्रेट लाइन चलेगा। ठीक है, अच्छा एरोमेटिक एलिफेटिक, संतृप्त और असंतृप्त में क्या फर्क है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें क्या होता है, केवल कार्बन कार्बन के मध्य में एकल बंध होता है, मतलब दो परमाणु जब आपस में एकल बंध से जुड़े होते हैं तो उनको बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो जुड़ा होता है, वो बोलते हैं उनको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। समझ में आई मेरे हिसाब से, मतलब अचक्रीय तो होगा ही, सीधी रेखा होगी ऐसे। अब मैं लिख रहा हूं कार्बन 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 कार्बन, अब इनके बीच में देखो सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो मतलब ये हो गया अचक्रीय संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये अचक्रीय तो ऐसे हो गया सीधा चल रहा है, संतृप्त हो गया दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है। अब मैं यदि ऐसा संतृप्त अचक्रीय की बात करूं तो वो कैसे होगा, ऐसे। अब देखो इसमें डबल आ रहा है, ट्रिपल भी आ रहा है, लेकिन अचक्रीय है, तो अचक्रीय असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल एक तरह से हो गया ये। समझ में आई ना बात, मतलब अचक्रीय भी होगा और बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। इसमें क्या होगा, चक्रीय अचक्रीय तो होगा ही लेकिन बीच में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आएगा, उसको बोलेंगे असंतृप्त। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होता है जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा, जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। और इसके बारे में मैंने तुमको पिछली वीडियो में बताया भी था, जिसको एकल बंध से जुड़े होते हैं उनको बोलते हैं हम एल्केन। और कहा भी था बेटा ये इंपॉर्टेंट, आगे बहुत काम आएगा। तो एल्केन बताया था जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा था, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल हो गया एल्केन। जितने भी एल्केन परमाणु हैं या फिर एल्केन वाले यौगिक हैं वो सब किस में आएंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। वहीं इनकी बात करें असंतृप्त की, तो असंतृप्त में क्या आएंगे बेटा, एल्कीन और एल्काइन, जो दो बच गए। एल्कीन में डबल बॉन्ड था और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड था, मैं तुमको बता चुका हूं पिछली वीडियो में जब कार्बन की हमने विशेषताएं पढ़ी थी उसके अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं इधर वाली। इधर वाली में क्या होगा, वही सेम फंडा है यहां पर है जो यहां पर है। इधर जो भी चलेगा वो चक्रीय होगा, कहने का मतलब। अब चक्रीय में भी यदि सिंगल बॉन्ड आ रहा है, मान लो ऐसे, देखो CH2 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 CH2, ये देखो चक्रीय है, लेकिन देखो सब में बीच में क्या आ रहा है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है। तो जिन यौगिकों में बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा हो और चक्रीय हो उनको बोलते हैं बेटा एलिफेटिक यौगिक। क्या बोलते हैं, एलिफेटिक यौगिक। ठीक है, जिनके मध्य सिंगल बॉन्ड आता है और वो चक्रीय होते हैं उनको बोलते हैं एलिफेटिक। वहीं एरोमेटिक की बात करें तो एरोमेटिक जो होगा उसमें क्या होगा, चक्रीय तो होगा ही वो, ठीक है, लेकिन उसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आएगा, जैसे ये।
समझ में आई? अब देखो डबल बॉन्ड आ रहा है ना बीच बीच में, तो ये चक्रीय तो है ही, लेकिन कौन सा है बेटा? ये एरोमेटिक है। नोट्स में मैं सारा डिवाइड करके बता दूंगा, मैं समझा रहा हूं, ठीक है। तो चक्रीय दो भागों में बांटा गया, एरोमेटिक और एलिफेटिक। अचक्रीय दो भागों में बांटा गया, संतृप्त और असंतृप्त। एरोमेटिक क्या होते हैं? एरोमेटिक होते हैं वे हाइड्रोकार्बन जो चक्रीय तो होते हैं लेकिन उनके मध्य में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और एलिफेटिक क्या होते हैं? कि वे यौगिक जिनमें चक्रीय तो होते हैं लेकिन उनके मध्य में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है ओनली। ऐसे यहाँ पे अचक्रीय संतृप्त और अचक्रीय असंतृप्त। अचक्रीय संतृप्त वो होंगे जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड होगा और स्ट्रेट लाइन होगी या शाखा कुछ भी निकल सकती है, जिसमें एग्जाम्पल है एल्केन का। वहीं असंतृप्त क्या होगा? वे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर डबल बॉन्ड उपस्थित होता हो या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता हो और वो क्या होते हैं? अचक्रीय होते हो, ठीक है ना। और इसका एग्जाम्पल हो गया एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। ठीक है बेटा, अब इनके बारे में थोड़ी सी एक डिटेल और मैं देख के बता देता हूं। ये जो होते हैं ये तो जलाने पर ज्वाला के साथ जलते हैं, और ये जो होते हैं वो काले धुएं के साथ जलते हैं। मतलब कहने का मतलब एलिफेटिक यौगिकों को यदि हम जलाएंगे तो जलने पर वो क्या देंगे? ज्वाला के साथ जलेंगे। और यदि वही एरोमेटिक की बात करें तो एरोमेटिक यौगिक हैं जिनको यदि हम जलाएं तो जलाने पर वो काले धुएं की तरह जलते हैं। समझ में आ गई? तो ये हमारा था हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, ठीक है। तो ये टॉपिक भी हमारे खत्म हो गया। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण क्या होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नामकरण, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे लिए। एग्जाम में क्वेश्चन 101% इसमें से पूछा जाता है, नामकरण। अब पहले नामकरण, नाम रखते हैं ना, किस चीज का नाम करते हैं उसको बोलते हैं नामकरण। अब नामकरण हमारे यहाँ पर 3 प्रकार की पद्धतियां होती हैं बेटा नामकरण की। एक होती है रूढ़ पद्धति, दूसरी होती है व्युत्पन्न पद्धति, और तीसरी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होती है आईयूपीएसी पद्धति। इन 3 पद्धतियों में हम नामकरण करते हैं किसी भी यौगिकों का। जो हमारे सामने कार्बन वगैरह के जो यौगिक होते हैं उनका नामकरण जो किया जाता है वो किया जाता है इन 3 प्रकार की पद्धतियों में, रूढ़ पद्धति में, व्युत्पन्न पद्धति में और आईयूपीएसी पद्धति में। रूढ़ पद्धति क्या होती है, व्युत्पन्न पद्धति क्या होती है, आईयूपीएसी क्या होती है, समझाता हूं। सबसे पहले मैं रूढ़ पद्धति की बात करता हूं। तो रूढ़ पद्धति होती है बेटा, इस पद्धति में जो किसी भी चीज का जो हम नाम रखते हैं, ठीक है, वो उसकी प्राकृतिक स्रोत के नाम से या फिर जहां से उसको प्राप्त किया गया है उस स्थान के नाम से, तो उस हिसाब से, मतलब जो निक नेम नहीं रखते कि हम भाई हमारा जो नाम लिखते हैं, नाम करते हैं तो निक नेम रखते हैं। मान लो जैसे कोई जन्माष्टमी को पैदा हुआ तो उसका नाम हम रख देते हैं कृष्ण, रख देते हैं ना। तो ऐसे ही निक नाम जो होता है रूढ़ पद्धति में जो नाम दिए गए वो दिए गए जिस चीज से उसको प्राप्त किया है किसी वस्तु को उसके नाम से, या फिर जिस स्थान से उसको प्राप्त किया गया उसके नाम के आधार पर रूढ़ पद्धति में नाम किया जाता है। लाइक एग्जांपल के लिए मुल्तानी मिट्टी का नाम सुना है, तो मिट्टी जो है पाकिस्तान के अंदर मुल्तान नाम का शहर है, वहां से प्राप्त की गई है, इसलिए उसको मुल्तानी मिट्टी बोला जाता है। होता है ना ऐसा। तो जिस चीज, मतलब कई चीजें ऐसी होती हैं जो किसी चीज से प्राप्त की जाती हैं या फिर उसका जहां पर स्रोत होता है कोई उसके नाम से उसका नाम रख देते हैं। कुछ एग्जाम्पल है ऐसे, जैसे देखो पहला CH4 है, इसको बोला जाता है मार्स गैस। अब इनके मैं बताऊंगा, तीनों पद्धतियों में अलग अलग नाम होते हैं। रूढ़ पद्धति में इसको बोलते हैं मार्स गैस। अब मार्स गैस क्यों बोलते हैं, एक मार्सी नाम का स्थान है, ठीक है, एक मार्सी नाम का एक स्थान है जहां में एक दलदल था, उस दलदल में से इसकी बदबू आई थी, मतलब इसकी गैस निकली थी, उस गैस को वहां का नाम दे दिया, मार्सी जगह पे निकली थी इसलिए इसको मार्स गैस नाम दे दिया, है ना, जगह के नाम के आधार पर। ऐसे ही एक और होता है CH3OH,
इसको बोला जाता है बेटा कास्ट स्प्रीट। क्या बोला जाता है? कास्ट स्प्रीट, रूढ़ पद्धति में। क्यों बोला जाता है? कास्ट मीन्स होती है लकड़ी, ठीक है ना। अब तुमने कभी गीली लकड़ी जलाई हो तो गीली लकड़ी को जलाने पर उसके पीछे की साइड से कुछ लिक्विड निकलता है, गीली लकड़ी को जलाते हैं तो उसको बोलते हैं कास्ट स्पिरिट। तो इसको बोला जाता है लकड़ी के भंजक आसवन विधि द्वारा। तो वहां से इसका नाम लिया गया कास्ट स्पिरिट, ठीक है। एक और होता है CH3COOH, एसिटिक अम्ल जिसको हम बोलते हैं। अब इसका नाम एसिटिक अम्ल क्यों बना? तो सिरका जो होता है ना, सिरका, विनेगार सिरका जिसको हम किस में डालते हैं? अचार वगैरह में डालते हैं। जो सिरका है उसका जो लैटिन नाम होता है वो होता है एसीटम, और एसीटम नाम से ये नाम लिया गया जिसको हमने बोला एसिटिक अम्ल, ठीक है। और एक और है HCOOH जिसको हम बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। क्या बोलते हैं बेटा? फॉर्मिक अम्ल। अब इसको फॉर्मिक अम्ल क्यों बोलते हैं? एक चींटी थी जिसका नाम था फॉर्मिका। क्या थी? फॉर्मिका नाम की एक चींटी थी, उस चींटी के डंक में ये अम्ल पाया गया था, फॉर्मिक अम्ल, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? फॉर्मिक अम्ल रख दिया, ठीक है ना। तो चींटी के डंक से लिया गया। तो देखो तुमने ये जितने भी एग्जाम्पल पढ़े उसमें रूढ़ पद्धति में हमारे एक ही बात समझ में आती है कि यदि रूढ़ पद्धति में कोई नाम दिया जाता है किसी चीज को, वो दिया जाता है या तो उसको जिस स्थान से प्राप्त किया गया उस वस्तु को, या फिर उस स्थान के नाम से, या फिर उसको जिस वस्तु से या जिस भी चीज से उसको प्राप्त किया गया उसके आधार पर उसको नाम दिया जाता है। इसलिए उसका नाम क्या रखा? रूढ़ पद्धति। रूढ़ पद्धति हमारे एक साधारण नामकरण की पद्धति होती है, सिंपल एक तरह से। यहाँ पर देखो मार्स गैस CH4 सूत्र होता है, मार्सी नाम से प्राप्त किया गया इसलिए इसको मार्स गैस बोलते हैं। कास्ट स्पिरिट, इसको लकड़ी के आसवन, भंजक आसवन से प्राप्त किया इसलिए कास्ट स्पिरिट बोलते हैं। ये जो विनेगार होता है, सिरका जो होता है, उसका लैटिन नाम होता है इसलिए उसके नाम से रख दिया एसिटिक अम्ल। ऐसे फॉर्मिक अम्ल, जो फॉर्मिका नाम की एक चींटी थी हुआ करती थी, उसमें जो एसिड पाया जाता था उसका नाम फॉर्मिक अम्ल रख दिया। तो रूढ़ पद्धति में इस प्रकार से नॉर्मली नामकरण किया जाता है। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए, ये पूछते नहीं है, फिर भी कई बार पूछ लेते हैं। ये क्वेश्चन तो पूछा जा चुका है कि CH4 का रूढ़ पद्धति में नाम क्या होता है? मार्स गैस होता है, ठीक है। आगे भी उत्पन्न पद्धति, आयुर्वेदिक पद्धति पढ़ेंगे, उसमें इनके अलग अलग नाम होते हैं, क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे अगले पार्ट के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट 3rd में मिलते हैं हम, तब तक के लिए बाय बाय। और उसमें नामकरण की अगली पत्तियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो एंजॉय कीजिए, और मेरे जो बात कही थी, नया टॉपिक है, दोबारा बोल रहा हूँ, गौर से पढ़ना है, ढंग से समझना है, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं पार्ट 3 के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।